नमस्कार, कैपिटल टीवी का प्राइम टाइम शो देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। बांग्लादेश में शेख हसीना के तख्ता पलट और नई अंतरिम सरकार बन जाने के बावजूद हिंसा थमने का नाम नहीं ले रही। सैकड़ों हिंदुओं के साथ हिंसा का दौर अभी तक खत्म नहीं हुआ है। तनावपूर्ण स्थिति बनी हुई है। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज कहा कि जो दृश्य 1947 में हुआ था, आज वही दृश्य बांग्लादेश में हो रहा है। इन मजहबी उन्मादों को एकता के माध्यम से ही समाप्त किया जा सकता है। तो योगी ने हुंकार भर दी है, पर शेख हसीना की मुसीबतें लगातार बढ़ती जा रही है। एक के बाद एक केस शेख हसीना पर दर्ज किए जा रहे हैं, पर इसी बीच अब शेख हसीना भी सामने आ चुकी है। शेख हसीना ने देश छोड़ने के बाद पहली बार अपनी चुप्पी तोड़ी है। उन्होंने कहा कि मेरे पिता समेत देश के तमाम शहीदों का अपमान हुआ है। हसीना ने मुजफ्फर रहमान के संग्रहालय को नष्ट करने की निंदा करते हुए न्याय की गुहार लगाई है। तो बांग्लादेश में क्या चल रहा है बताएंगे आपको। चर्चा के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। पहली बार शेख हसीना का लंबा चौड़ा स्टेटमेंट सोशल मीडिया पर उनके बेटे के अकाउंट की तरफ से शेयर किया गया, लेकिन क्या उनको न्याय मिल पाएगा? क्योंकि कई सारी बातों का उन्होंने जिक्र किया है। देखिए, न्याय बड़ा ही जटिल शब्द है। न्याय हम कहते किसको हैं? हिंदुस्तान में न्याय मिलता है क्या? न्याय की परिभाषा क्या है? न्याय की परिभाषा ही समय समय पे बदलता रहता है। अभी हिंदुस्तान में न्याय क्या है, तो जो कोई भी सुप्रीम कोर्ट कह देगा वही न्याय है, चाहे वो गलत हो, सही हो, कुछ भी हो। ये हमने तय कर रखा है। कभी न्याय ये हुआ करता था, राजा ने जो कह दिया वो न्याय हो गया। पुराने जमाने में जाइएगा तो न्याय की परिभाषा ये भी थी कभी किसी जमाने में, जिसकी लाठी उसकी भैंस है। और ये हिंदुस्तान में नहीं, पूरी दुनिया में उनमें बातचीत करते हैं ना भाई, ग्रीक रोमन सिविलाइजेशन के बारे में। उधर यूरोप में फिलोसफर हुआ करते थे, थ्रेसिमेकस, माइट इज राइट, जिसकी लाठी उसकी भैंस। तो न्याय तो तय होता है कि जिसके पास सत्ता है, जिसके पास पावर है। तो शेख हसीना के पास पावर नहीं है, तो न्याय तो वही लिखेगा जिसके पास पावर है। सवाल यह है कि उनके पास कितने दिनों तक पावर रहेगा, उससे तय हो जाएगा कि भाई न्याय मिलेगा नहीं मिलेगा। अब जो खबरें आ रही है कि एक तो इंटरनेशनल लेवल पे और बांग्लादेश के अंदर की परिस्थितियां बदल रही हैं। अब अचानक से मालूम चल रहा है कि ये जो अभी तो शुरुआत है, अभी तो शुरुआत है। 12% चला गया वहां की महंगाई, होगा ही। अभी आप देखते जाइए क्या क्या होगा। वहां बैंक वाले बंद करके निकल रहे हैं, इन्वेस्टर्स भाग रहे हैं, कंपनियां बंद हो रही है। भाई, जहां इस तरह से उद्दंड जानवरों की तरह सड़कों पे हिंसा भड़केगी, वहां कौन आएगा? वहां कौन आएगा? कोई इन्वेस्ट करेगा? आपके पास पैसा, आप जाएंगे इस जगह पे दुकान खोलने के लिए कि जहां रोज आगजनी होती हो, मर्डर होता हो? आप जाएंगे उस देश में? नहीं जाएंगे। अब बात समझिए, ये एक प्रॉपर उसी तरह का प्लान है। यही काम हिंदुस्तान में होता, यही काम हिंदुस्तान में होता। अगर शाहीन बाग में गोलियां चल गई होती, वो लोग पेशेंस लूज कर गए, इन्होंने दंगा भड़का दिया दिल्ली के अंदर में। लेकिन शाहीन बाग में सुप्रीम कोर्ट बार बार कह रहा था कि भाई सड़कों से हटो। मोदी सरकार ने कहा कि चलो भाई, सुप्रीम कोर्ट की बात माने ना माने, हमें कुछ लेने देना है, हम कोई इसके ऊपर फोर्स इस्तेमाल नहीं करेंगे। वो चाह रहे थे कि गोलियां चले, भगदड़ हो, मारपीट हो, 10 मरे, 15 मरे और मौत होगी तो और भी भीड़ आएगी। बांग्लादेश बनाने की कोशिश थी। जब वो फेल हो गया तो इनको समझ में आया, ये राहुल गांधी और उसके चट्टे बट्टे, ये जॉर्ज सोरोस एंड कंपनी, जब ये शाहीन बाग फेल हो गया
तो इन लोगों ने कहा कि भाई फेल किस बात के लिए हुआ? तो इसलिए हो गया कि वो मुसलमानों का था, लोगों ने समर्थन नहीं किया। हमें कुछ और ढूंढना पड़ेगा जिसमें हिंदू हो। तो दलाल लोग बैठे हुए थे, ये चंदाखोर, ब्लैकमेलर्स, ये किसान नेता, पॉकेट में माल गया, इन लोगों ने शुरू कर दिया। फिर इन लोगों ने यही कोशिश की, तो उसमें भी बहुत सारे ऐसे किसान नेता होंगे कि देखो भाई वायलेंस नहीं करेंगे, वायलेंस नहीं करेंगे, हम कानून के दायरे में रह करके हम सारा काम करेंगे। तो अमेरिका का दलाल बैठा ही हुआ है पुन्नू, उसको जो है भेजा गया, वो खालिस्तानी एलिमेंट्स घुसा है। जैसे बांग्लादेश ढाका में तांडव हो रहा था, दिल्ली में भी हो रहा था, लेकिन हिंदुस्तान को, हिंदुस्तान की डेमोक्रेसी को, यहां पे देश को बचाने का काम दिल्ली पुलिस ने किया। अपने शरीर पे लाठी खा के, मार खा के, हड्डियां तोड़वा के, 30-30, 40-40 फीट गड्ढे में कूद कूद के अपनी जान बचा करके वो भागे, लेकिन सेल्फ डिफेंस में एक गोली तक नहीं चलाया। नहीं तो यहां याद कीजिए आप कि लाल किला पे कैसे घुस गए थे। वो तो सिक्योरिटी बहुत ज्यादा थी, इनका पूरा प्लान यही था कि 26 जनवरी को परेड नहीं होने देना है। ये समर्थन कर रहा था केजरीवाल, ये ममता बनर्जी, ये राहुल गांधी, ये कांग्रेस पार्टी, ये सारे लोग एक किसान आंदोलन के समर्थन में थे ना। और वही लोग आज उसी अराजक तत्वों को, जमात के लोगों को, जिहादियों के साथ ये लोग खड़े नजर आ रहे हैं कि कह रहे डेमोक्रेसी आ रही है, डेमोक्रेसी आ रही है। हिंदुस्तान बच गया, हिंदुस्तान बच गया। और ये अभी भी उसी तरह की अराजकता वाली राजनीति को आगे बढ़ाने की कोशिश में हिंदुस्तान का विपक्ष लगा हुआ है। किस लिए? ताकि कोई इन्वेस्टर ना आए। अब उसके बाद क्या होता है? होता क्या है कि पछताने के लिए बाद में समय आता है। आप फिर पछताने से क्या फर्क पड़ेगा? अभी से ही बांग्लादेश के अंदर अब लोगों को समझ में आने लग गया है कि मामला जो है, हम वी हैव बीन फूल्ड, वी हैव बीन मैनिपुलेटेड। शेख हसीना क्या कह रही है कि हमने कभी भी स्टूडेंट्स को रजाकार नहीं कहा, कभी भी गद्दार नहीं कहा। रिजर्वेशन की बात थी, रिजर्वेशन हटाने को हम तैयार थे, लेकिन आप लोग जो स्टूडेंट्स हैं वो आप प्रोपेगेंडा का शिकार हो गए। प्रोपेगेंडा कैसे हो रहा था? तो यही यूट्यूबर्स, यही सोशल मीडिया, यही ट्विटर, यही फेसबुक जो हिंदुस्तान में दलाल लोग कर रहे हैं देश के खिलाफ। ये जिस तरह का एलिमेंट्स जो हिंदुस्तान में है, ये अजीत अंजुम, ये रवीश कुमार, ये अभिसार शर्मा जैसे लोग, वैसे ही वहां पे भी लोग हैं। ये विदेशी फंड खा करके और विदेश से ऑपरेट कर रहे थे, विदेश से ऑपरेट कर रहे थे। तो अब वहां उनको लग रहा है कि नौकरी भी गई, अपॉर्चुनिटी भी गई, इकॉनमी भी ठप, एक्सपोर्ट भी गया, और महंगाई सिर पे अब जो है नाच रही है। तो कितने दिन चलोगे भाई? भाई ये कहना बड़ा आसान होता है, क्रांति है, क्रांति। अभी जनता आपको सबक सिखाएगी। जब इस तरह का बदलाव होता है तो वो वही सस्टेन कर पाता है जहां एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्रोग्रेसिव लीडरशिप उस देश को इस क्राइसिस से निकाल पाता है। आपने तो क्राइसिस में डाल दिया, अब उसके बाद अब सोच रहे हो कि भाई अब क्या करें, ऐसे चलेगा? अब देखिए केजरीवाल क्या है, ये राहुल गांधी क्या है, ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है। भाई सोल्यूशन है तुम्हारे पास, सोल्यूशन है तुम्हारे पास। तो ये सारी चीजें हो रही है। मुझे लग रहा है कि बंगाल में 1 महीने के अंदर हवा बदलेगी। बंगाल ये शांत नहीं बैठेगा। ऐसा नहीं है कि शेख हसीना के लोग जो है वो अचानक से इवोपरेट कर गए। 15 साल से सरकार चल रही है, एक से एक बिजनेसमैन, एक से बड़े लोग, एक से एक इंस्टीट्यूशन, एक से एक नेता। वहां आपने 25-26 नेताओं को मार दिया तो इसका मतलब ये नहीं कि सब कुछ खत्म हो गया, ऐसा नहीं है। अभी जो नई सरकार बन रही है, न्याय
ऊपर वाला करता है। आपने पूछा न्याय, अभी ये ऊपर वाला ही न्याय करेगा। अभी ये जो अमेरिका के इशारे पे बैठी हुई कठपुतली सरकार है, एडवाइजर बने हुए आर्मी और ये, इनको अभी कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। किसके साथ कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा? जमात इस्लामी के साथ। अब देखिए क्या हुआ है। प्रोफेसर साहब चले गए हिंदू मंदिर, हिंदुओं से मिलने, हिंदुओं से माफी मांग रहे हैं, क्योंकि उनको मालूम है कि ये बवाल मचता रहेगा, पूरी दुनिया में हिंदुस्तान बदनाम करता रहेगा और आपके पास पैसे नहीं होंगे तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी। अब जमात वहां एक्टिव है तो प्रोफेसर यूनुस जो है इनको सबसे पहले रास्ते से हटाएंगे। यू डोंट नो, या आदमखोर हो गए ये लोग। जैसे शेख हसीना तो बच के निकल गई, प्रोफेसर साहब बाहर भी नहीं निकल पाएंगे। वहां सड़कों पे भाई सब कुछ तो हो गया, हिंसा भी जारी है ना। क्या अचानक से बांग्लादेश शांत हो गया? नहीं। कौन हिंसा कर रहा है? ये जमात इस्लामी वाले कर रहे हैं, ये जिहादी कर रहे हैं। वो तो कह रहे हैं कि भाई शरिया का कानून लगेगा और उसको ये अपोज करना पड़ेगा। जो जितने भी अमेरिकन स्टूज हैं वो इस चीज के लिए एग्री नहीं करेंगे। तो अभी तो आपस में जिन लोगों ने तख्ता पलट किया है ये आपस में पहले लड़ेंगे और उसके बाद जब चीजें आउट ऑफ कंट्रोल जाएंगी तो यही शेख हसीना के समर्थक सड़कों पे उतरेंगे और सूद समेत हर अत्याचार का बदला लेंगे। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर बातचीत के लिए। धन्यवाद। तो बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना ने देश छोड़ने के बाद पहली बार कोई बयान दिया। शेख हसीना का यह बयान उनके बेटे सजीब वाजिद ने अपने एक्स हैंडल पर पोस्ट किया है। अपने इस बयान में शेख हसीना ने 15 अगस्त 1975 की घटना का भी जिक्र किया जब उनके पिता और भाइयों और परिवारों के अन्य लोगों की हत्या भी कर दी गई थी। उन्होंने इस दिन मारे गए सभी लोगों को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कहा कि 15 अगस्त को शहीद हुए सभी लोगों की आत्मा को शांति मिले। 15 अगस्त को सभी को गरिमा के साथ शोक दिवस मनाने की अपील भी की गई है। साथ ही हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार को लेकर नई सरकार भी कटघरे में खड़ी हो गई है और मुसीबत नई सरकार की आने वाले समय में और बढ़ती ही जाएगी। इस पर आप अपनी राय कमेंट कर लिखें। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।